प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत से चर्चा शुरू करेंगे। स्वर्णिम भारत का मतलब है, स्वर्णिम भारत मतलब भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? कि भारत में जो भी 1206 ईस्वी से पहले जो भी आक्रमणकारी हुए थे, उन्होंने सभी ने भारत को लूटा, तो भारत में उन्होंने जो सोना था वो रख लिया, धन संपदा थी वो रख लिया। बाहर में अंग्रेज आने के बाद में ये परंपरा टूटी कि ये संपदा को बाहर लेके गई, अन्यथा सभी राजा भारत में ही रहे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने की चिड़िया कहने के साथ भारत को विश्व गुरु कहते हैं, क्योंकि भारत ने सभी देशों को सिखाया धर्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत प्रकार के धर्म, हर प्रकार के रीति रिवाज थे हमारे देश में। इसलिए चीन हमसे हर्षवर्धन के काल में फायान वेनसांगाई, इन्होंने यहाँ से बौद्ध धर्म सीखा, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, इसलिए भारत को हमेशा विश्व गुरु कहते हैं। और भारत ने हमेशा एक ही परंपरा को अपनाया है, वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए अपनाया क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना है भारत ने। चाहे कोई किसी देश के साथ पक्षपात भारत ने नहीं किया। जो भारत के जो आने वाली पीढ़ी थी उन्होंने भी ये अपनाया, जो भी प्रधानमंत्री हुए, हम किसी भी देश के साथ पहले हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी की सीमा में नहीं बढ़ेंगे, अर्थात भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सभी सुखी रहे, किसी दूसरे के दुख न लगे, ये हमारी आगे की परंपरा रही है। तथा भारत ने समुद्र के पार को दीपांतर कहा है। क्या कहा है? दीपांतर। दीपांतर कैसे कहने का मतलब भारत में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए समुद्र से नौसेना के द्वारा यहाँ से अमेरिका, फ्रांस, बोर्नियो जहाँ पे भी गया उन्होंने भारत की संस्कृति का परचम लहराया द्वीपों के बाहर। इसको ये दीपांतर कहा गया है। भारत में अनेक उस समय रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए तथा उन ग्रंथों से एक ही सार निकलता है कि भारत सभी चीज़ों का सर्वर्थक रहा, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम का रहा हो, चाहे वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का रहा हो, चाहे वो सभी देशों के साथ समानता बंधुत्व का भाव रहा हो। उस समय प्राचीन भारत में हर चीज़ में भारत आएगा। मैत्री, गार्गी, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान थी, महर्षि वाल्मीकि, योग गुरु पतंजलि, शल्य चिकित्सक, सुश्रुत आदि ने विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दिया भारत में। तथा इन सभी के साथ उस जमाने में एक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ होता था जिसका नाम होता था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? महाजनपद। ये महाजनपद क्या होते थे? महाजनपद, जनपद को बोलते हैं जिला, और महा का मतलब बड़ा। उस समय उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी में छोटे से बड़े राज्य जो स्वतंत्र रूप से इकाई के रूप में व्यवस्थित थे उनको क्या कहा गया है? महाजनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? महाजनपद। उस समय 16 स्वतंत्र महाजनपद थे। महाजनपद का मतलब होता है पूरा भारत था वो 16 भागों में विभक्त था। और 16 भाग कौन कौन से थे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तरफ मैं आपको राज्य बताऊंगा, दूसरी तरफ राजधानी बताऊंगा। एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ उसकी आपको क्या बताऊंगा? राजधानी। पहला महाजनपद के बारे में देखते हैं। पहला महाजनपद था काशी, जिसको वर्तमान में वाराणसी कहते हैं, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। उनकी राजधानी होती थी वाराणसी। कहाँ होती थी? वाराणसी। दूसरा था नाम कुरु। दिल्ली के आसपास हरियाणा वाला क्षेत्र जिसको कुरु कहा जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आज भी अगर आप दिल्ली जाओगे तो बसों के पीछे डिपो के ऊपर ये देखने को मिलेगा, इंद्रप्रस्थ डिपो। तीसरे राज्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। चौथा मैं बता रहा हूं मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। इसके बाद में जो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो गई थी, और ये भारत का सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद में चलते हैं अपन वज्जी, जिसकी राजधानी थी मिथिला। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। फिर अपन चलते हैं मल। अपन कहाँ चलते हैं? मल,
जिसकी राजधानी थी कुशावती। फिर अपन चलते हैं चेदी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, शक्तिमती। फिर अपन चलते हैं वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। फिर अपन चलते हैं कौशल, जिसकी राजधानी थी अयोध्या, जहां श्री भगवान राम का जन्म हुआ था। फिर अपन चलते हैं पांचाल, जिसकी राजधानी थी कापिल्य। फिर अपन चलते हैं सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। फिर अपन चलते हैं मत्स्य, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में आता है मत्स्य। मत्स्य में राजस्थान के कौन से भाग आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आज भी अगर आप वहां पे अलवर बस के डिपो देखते हैं, उसके पीछे लिखा होता है मत्स्य डिपो। मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। विराटनगर कहाँ है? जहाँ महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। इसका प्राचीन नाम बैराट है, जहाँ पे अशोक का भांब्रू शिलालेख से पता चला था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद में अस्मक, और तन, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत का था, बाकी सभी जनपद उत्तर भारत के थे। अवंती, अगला कौन सा है? अवंती, जिसकी राजधानी है उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अगला गांधार, गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। प्राचीन समय में ये प्रमुख विद्यापीठ था, पढ़ने के लिए प्रमुख विद्यापीठ था। फिर है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे, इनका उल्लेख किया गया है। अब इन 16 महाजनपद थे, इनका उल्लेख किया गया है, तथा उस जमाने में महाजनपद थे वो दो प्रकार के होते थे। एक तो होता था राजतंत्र और एक होता था गणतंत्र। राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता था जिसका पिता राजा होता था वो उसका पुत्र वंशानुगत रूप से राज करता था, जबकि गणतंत्र का मतलब होता था निर्वाचित। तो कुछ तो थे राजतंत्र, जैसे अवंती है, मगध है, मल्ल है, वत्स है, ये तो थे राजतंत्र। बाकी थे गणतंत्र। गणतंत्र जैसे भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र है क्योंकि वो निर्वाचित होता है। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे और इनकी एक पद्धति होती थी जिसका नाम होता था संथागर। जब किसी चीज पे विवाद या मतदान की प्रक्रिया होती थी, जिस विधि से, जिस संस्था से, उस संस्था का नाम होता था संथागर संस्था नाम होता था। अभी उस जमाने में एक क्या हुआ कि उस जमाने में ये हुआ कि संथागर पद्धति थी, फिर धीरे धीरे भारत 16 भागों में विभक्त था। उस जमाने में एक भारत में चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य अनेक नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो पढ़ता था, तक्षशिला में शिक्षक था। तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं इस 16 महाजनपदों को, भारत विभक्त है, इसको मैं एक जगह कर दूं, किसी भी तरीके से मैं 16 को एक जगह से कर दूं, है ना। इससे पहले मैं आपको इस बात को बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो प्रमुख महाजनपद थे वो किस क्षेत्र में थे, क्या कारण थे। राजस्थान में सबसे पहले अपन बात करते हैं मत्स्य जनपद की बात करते हैं। तो मत्स्य जनपद था वो, मत्स्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आता था और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और जिसको बैराट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पांडवों ने 1 साल बिताया था। इसके साथ जांगल प्रदेश, जहाँ पर बीकानेर और जोधपुर का भाग आता था, उस प्रदेश को जांगल प्रदेश बोला जाता था, जिसकी राजधानी होती थी अहि छत्रपुर। जो वर्तमान में अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम नागौर है, वो इसकी राजधानी होती थी। जांगल प्रदेश के बाद में अपन राजस्थान में बात करते तो सीवी जनपद की आती है। सीवी जनपद का क्षेत्र बोला जाता था, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको सीवी मेदापाट क्षेत्र बोला जाता था। और ये कहा जाता था कि इस यहाँ के राजा ने 10 जातियों के योद्धाओं से पराजित करके यहाँ पर उसने शासन स्थापित किया। इस प्रकार राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा रहे। इसके बाद में
इन महाजनपदों से एक निष्कर्ष यह निकला कि इन सभी को वो तक्षशिला वाला शिक्षक चाणक्य ये चाहता था कि संपूर्ण भारत को मैं एक ही भाग में एक ही शासक होना चाहिए और एक ही महाजनपद होना चाहिए। इसके लिए उसने संघर्ष किया। तो उसने देखा कि इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। तो वो सबसे उस जमाने में सबसे मजबूत ही होता था मगध। तो इसके राजा के पास आया, उसका राजा था हर्यक वंश का राजा गणानंद, और उसको आकर बोला कि हे राजा, तुम सभी पूरे भारत पे आक्रमण करके संपूर्ण भारत को एक बना सकते हो। तो उसने इसको अपमानित करके निकाल दिया, बोला चल कहाँ का शिक्षक मेरे को शिक्षा देने आया। तभी उस दिन से उनके मन में एक पीड़ा हो गई कि मैं ऐसा राजा देखूं जिससे वो संपूर्ण भारत पर आधिपत्य राज कर सके। तो वो जैसे वन की तरफ जा रहा तो उसको एक बालक खेलता हुआ मिला, जिसका आगे चलकर भविष्य में नाम हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो उसको वहां ले आया और उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में सबसे पहले उसको अपने पास ले आया, फिर उसने उनको पढ़ाया लिखाया। फिर उसने बताया कि हे बालक, तेरे को संपूर्ण भारत पर राज करना है, इसके लिए तुम्हें अभी संघर्ष करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसकी विद्या पूर्ण होने के बाद में उसने गणानंद के ऊपर आक्रमण करवा दिया और मगध साम्राज्य के ऊपर आधिपत्य कर लिया। उस जमाने में झेलम नदी के किनारे जो प्रमुख एक सेल्यूकस नाम का